गुड इवनिंग। मेरा नाम वीरेंद्र, मैं आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने डिस्कस किया था हमारे स्टैटिक पोर्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में हाउ द कर्नाटिक वॉर वन एक्चुअली हैपेंड। किस तरीके से विद द वेरी एबल आर्मी ऑफ से 500 पीपल और 1000 पीपल ऑफ द फ्रेंच दे एक्चुअली कैप्चर्ड द मेमथ आर्मी ऑफ अनूरुद्दीन। किस तरीके से ट्रीटी ऑफ अक्सीला चैपल या फिर ट्रीटी ऑफ अश्चिन हम कह सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटी ऑफ अश्चिन के बाद में सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। हाउ द फ्रेंच एक्चुअली कैप्चर्ड द होल ह्यूज एरिया फ्रॉम द ब्रिटेन का पूरा मद्रास एरिया ले लिया था, बट आफ्टर द ट्रीटी सब कुछ उनको वापस देना पड़ा। लेटर आल्सो दे गॉट फ्यू टेरिटरीज दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स बट इन द नॉर्थ अमेरिका। तो दैट एक्चुअली द कर्नाटिक वॉर रिमेन वेरी मेड इन, कुछ इसमें खास किसी का हाथ नहीं लगा, जो जैसा था उसमें वैसा ही रहा। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, दैट्स द कर्नाटिक वॉर सेकंड। इसके बारे में बात कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वॉर वी हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉर, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस वॉर एक्चुअली हैपेंड। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, दिस इज आई विल से इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ वॉर। इसमें इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे डेट्स, इतने सारे नाम, इतने सारे प्लेसेस अवेलेबल हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, इफ यू वॉन्ट पे केयरफुल अटेंशन, इट मे बी पॉसिबल दैट यू कैन स्किप द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली जोट इट डाउन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो अपने नोट्स वगैरह भी साथ में अपने बनाते रहिए कर्नाटिक वॉर सेकंड को लेके, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जो कि डिस्कस करने के लिए है। इससे पहले कर्नाटिक वॉर सेकंड का मैं बैकग्राउंड आपके लिए स्टार्ट करूं, लेट्स सी कि हुआ क्या जब एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर थे मुगल के, इनका नाम औरंगजेब था। उनके जाने के बाद में यानी 1708 के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, जो पूरा मुगल अंपायर का एरिया था वो सारा ही डिक्लाइन होने लग गया। इंडिया में मुगल अंपायर का एरिया कौन सा था, थोड़ा सा इसका एक मैं एक रफ मैप बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस वाज इंडिया and this area is also the part of India. So this whole area from here to there, this whole area is under the reign of Mughal, अंडर द औरंगजेब। ये पूरा एरिया औरंगजेब के पास में था। थोड़ा सा साउथ का एरिया, थोड़ा सा नॉर्थ का एरिया छोड़ के सारा ही एरिया औरंगजेब के पास में था। उस समय नॉर्थ में डोगरा के कोई शासक वगैरह थे, वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर इन द हिस्ट्री। बट ये पूरा एरिया औरंगजेब के पास में था। एंड हाउ ही एक्चुअली मैनेज दिस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी एरिया के नीचे स्टेट्स थे जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। प्रिंसली स्टेट को चलाने के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया था, और उसके नीचे जो है सूबेदार्स होते थे जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज वगैरह का काम देखते थे। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग गॉट मैनेज्ड। बट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिस मुगल एम्परर आफ्टर 1708, ऐसा कोई राजा नहीं आया, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो एरियाज थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लगे, घोषित करने लगे। तो उसी पेरिस्ट में क्या हुआ आगे चल के, हैदराबाद ने के उस समय जो क्या बोल सकते हैं गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को निजाम घोषित कर दिया। एंड फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद बिकम आसफ शाही, जाही या शाही के नाम से इनको जाना जाता, आसफ जाही। फर्स्ट ही बिकम द नवाब एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट निजाम ऑन 1724 एंड रिमेन ऑन द थ्रोन फॉर 1748। तो काफी लंबे समय तक ये निजाम बने रहे हैदराबाद के। हैदराबाद के अंदर ही एक टेरिटरी आती थी, दैट वाज द कर्नाटिक टेरिटरी। कर्नाटिक टेरिटरी में क्या हुआ, उन लोगों ने भी अपने आप को वहां का नवाब घोषित कर दिया। तो निजाम के बाद में कर्नाटिक टेरिटरी एक्चुअली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, सेल्फ डिक्लेरेशन, नवाब अपने आप को बता दिया। इन दोनों के काफी अच्छे रिलेशन थे। जो ये असफ जहाँ थे और सादुल्ला खान, अच्छे रिलेशन से, तो इनमें से किसी को किसी के कुछ भी होने से प्रॉब्लम नहीं थी। तो एवरीथिंग वाज गोइंग इन अ वेरी स्मूथ वे। सो ही बिकम द फर्स्ट नवाब ऑफ कर्नाटिक, दैट वाज सादुल्ला खान फर्स्ट, एंड रिमेन ऑन थ्रोन फ्रॉम 1724 टू 1732 तक ये थ्रोन पे रहे। अब हैदराबाद की बाद में बात करेंगे, देख लेते हैं कर्नाटक में क्या क्या हुआ, किस वजह से सारी पिक्चर बदल गई, किस तरह से ये सब रुख जो हुआ कर्नाटक वॉर फर्स्ट का, और कैसे बैकग्राउंड तैयार होता है। इनका अपना कोई बेटा नहीं था, जो सादुल्ला खान थे, इनका अपना कोई बेटा नहीं था। सो व्हाट ही हैव डन, सो ही अडॉप्टेड अ चाइल्ड ऑफ हिज ब्रदर। उनका जो भाई थे, इनका नाम गुलाम अली था, इन्होंने गुलाम अली के बेटे को गोद लिया और पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी अपनी, जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, उससे पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मेरे बाद में जो राजगद्दी होगी वो मेरे बेटे तक जाएगी। इसीलिए ही उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। तो उसके बाद में जिनका बेटा था, इनके भाई का बेटा, उसके नाम था दोस्त अली। दोस्त अली को गद्दी में बिठाया गया और उन्होंने 8 साल तक, 1732 से लेकर 1740 तक उस गद्दी को संभाला, वहां पे काम किया।
दोस्त अली के बाद से ये सारी जो कहानी कर्नाटिक वॉर का बैकग्राउंड तैयार हो गए, सब पिक्चर रेडी होगी। क्या हुआ, दोस्त अली का एक तो सन इन लॉ था, जमाई, यानी कि इसकी बेटी का हस्बैंड, और एक अपना खुद का बेटा था। जो इसकी बेटी का हस्बैंड था, इनका नाम था चंदा साहब, और इनके जो बेटे थे उनका नाम था सफदर अली खान। जो चंदा साहब थे ये उम्र में बड़े थे, जो सफदर अली खान है ये इनसे, चंदा साहब कहीं ना कहीं इनसे उम्र में बड़े थे। तो चंदा साहब को ये इंप्रेशन था कि इनके जाने के बाद में, दोस्त अली के जाने के बाद में इनको ये गद्दी मिलने वाली है, इनको ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन था। बट चंदा साहब के साथ में एक प्रॉब्लम थी। हिस्टोरियंस ने भी कई सारे बुक्स में और कई सारे बारे में अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखेंगे तो इस चीज को बोला है कि जो चंदा साहब थे उनका नेचर इस तरह का था, उनके अपने आसपास के जितने भी किंग्स थे, प्रिंसले स्टेट्स थे, टेरिटरीज थी, विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ टसल लड़ाई वगैरह चलती रहती थी उनके आपस में। इनका नेचर ऐसा था, हर किसी से लड़ने भिड़ने वाला। तो इसीलिए चंदा साहब इससे पहले कि ये कोई अनाउंसमेंट करते, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कौन राजा बने कौन नहीं बनेगा दोस्त अली खान, इससे पहले मराठा ने इनको उठा के जेल में डाल दिया। इनको पहले अगवा कर लिया और फिर इनको कैद करके अपने पास रख लिया, जेल में डाल दिया, इनको उठा के ले गए अपने पास साथ में। तो मराठा चंदा साहब को लेके उठा के साथ में, तो अब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन तो फिर इनका बेटे का बचा। तो सफदर अली खान को जो है तख्ते पे बिठा दिया गया, दोस्त अली खान के बेटे को तख्ते पे बिठा दिया गया। उसके बाद में, इनकी मौत के बाद में 1740 से 2 साल तक ये वहां पे तख्ते पर रहे, लेकिन इनकी किसी ने हत्या कर दी। इसके बारे में कुछ जो है क्या बोलूं मैं, हवाई बातें हैं, इसके बारे में कुछ सच्चाई है कि सब, देर आर फ्यू ग्रे फैक्ट्स अबाउट दैट, उसके बारे में हम देखेंगे क्या है वो। इनकी किसी ने हत्या कर दी सफदर अली खान की। अब सफदर अली खान के जो बेटे थे वो बहुत उम्र में छोटे थे। अब क्या किया जाए, बेटे को तख्ते में बिठाया जाए या कुछ और इसमें रणनीति को अपनाया जाए। तो उस समय जो ये राजा थे आसफ जहावन, इस आसफ जहावन के राइट हैंड थे, इनका नाम था अनुरुद्दीन। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जिस हमने पर्सन के बारे में सुना, अनुरुद्दीन। अनुरुद्दीन के जो पिता थे, जो उनके पिता थे, उनकी गद्दी के साथ में हमेशा बड़ी अच्छी लॉयलिटी रही है। यानी कि मैं बोलूं तो औरंगजेब के वो बहुत खास थे, और अवध में उन्होंने टेरिटरी को भी संभाला था। तो ये अपने पिता के साथ रहते काफी कुछ सीख चुके थे। और ये इनके आसफ जहा के बहुत खास थे, आसफ जही के खास थे अनुरुद्दीन। तो आसफ जही ने अनुरुद्दीन को ये ऑर्डर दिया कि यू गो एंड टेक द थ्रोन, बट ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, लेट दिस चाइल्ड टू बी ग्रोन, व्हेन ही बिकम द अडोलसेंट, ये 14 16 15 साल का जब हो जाएगा, ही विल बिकम द किंग, एक परमानेंट किंग ये बन जाएगा, वहां का एक परमानेंट जो है नवाब बन जाएगा। तो निजाम ने इनको ये ऑर्डर दिया अनुरुद्दीन को, एंड अनुरुद्दीन आल्सो फॉलोड हिम, उन्होंने उस ऑर्डर को माना। और वो उनकी हेल्प करने के लिए, सतादुल्ला खान जो इनके बेटे थे, इनकी हेल्प करने के लिए चले गए कहां पे, कर्नाटिक में। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए टेम्पररी नवाब ऑफ कर्नाटिक, बट लेटर ऑन समबडी किल्ड हिम, इस माइनर के भी किसी ने हत्या कर दी 2 साल के अंदर ही। नाउ कई सारे हिस्टोरियंस इसके बारे में आशंका लगाते हैं, बिकॉज अनुरुद्दीन फ्रॉम वेरी बिगनिंग ही वांटेड टू बी द he wanted to be the on the throne of this Karnataka, so that's why he tried to kill Safdar Ali Khan. Later he killed this his son Sadadullah Khan. इन्होंने या इनकी किसी लोगों ने ही, इनकी मतलब इंटरनल आर्मी वगैरह ने ही इनकी हत्या की है। तो अभी इसके बारे में कुछ मतलब फैक्ट्स वगैरह अवेलेबल 100% नहीं है, तो लेट्स रिमेन वट एवर थिंग्स आर देयर, उसके बारे में ज्यादा गड़े मुर्दे नहीं उठाने का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अनुरुद्दीन खान अब तख्ते पे आ गए थे। तो हुआ क्या, जब ये 44 के बाद में ये तख्ते पे हुआ क्या, उसके 2 साल के बाद में, यानी 46 से 48 तक, 1746-48 के बीच में फ्रांस की और अनुरुद्दीन खान की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। और जिसमें डेफिनेट सी बात है, वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, अनुरुद्दीन होल आर्मी ऑफ मोर देन 10,000 पीपल वर डिफीटेड, एंड दैट बिकेम अ वेरी वेरी व्हाट आई विल से वेरी कॉन्फिडेंट, इट क्रिएटेड कॉन्फिडेंस। जो आसपास के प्रिंसेस स्टेट थे उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि आज नहीं तो कल हम भी अनुरुद्दीन की इतनी बड़ी आर्मी को इजीली हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्मी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी तरह की कोई रणनीति नहीं है, कोई मैनेजमेंट, नथिंग इज देयर, तो हम उसको हरा सकते हैं। फ्रेंच आर्मी जीती थी, उसका एक रीजन और था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेक्निकल इनसे ज्यादा सुटेबल थी। इनकी आर्मी जो थी, अनुरुद्दीन की आर्मी लड़ रही थी तीर और भाले के साथ में, कमान के साथ में, तलवारों के साथ में। उनकी आर्मी तोप के गोले और बंदूकें से लड़ रही थी। डेफिनेट सी बात है, जो आर्मी ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा टेक्निकल तरीके से लड़ेगी, तो वो जीतेगी। और फ्रांस में उस समय आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका, तो उसका मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक पॉइंट स्टार्ट हो चुका था 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के बाद में। तो कहीं ना कहीं
आर्मी में भी वो सब चीजें दिखाई दी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसीलिए उनकी आर्मी भी हारती चली गई। तो अनवुद्दीन का एक बड़ा तख्ता संभालने के बाद में बड़ा मतलब खराब सा इंप्रेशन सभी की नजरों में आ गया। बोला कि ये राजा ने तख्ता संभाल लिया, आर्मी भी है, बट ही इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल किंग। तो ये सबकी नजरों में आ गया। उसके थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे चंदा साहब को छोड़ दिया मराठाओं ने, कुछ अपने शर्तें वगैरह मनवा के बोला चलो ठीक है हम आपको आज से रिहा कर रहे हैं, छोड़ दिया। अब चंदा साहब को पता ही नहीं है कि कौन राजा बन गया, कौन बदल गया, कौन नहीं, क्योंकि वो तो थे अंदर जेल में, इनको कहां से पता होगा, कौन बताएगा। अब चंदा साहब जब बाहर निकल के आए, चंदा साहब तो अपनी फैमिली का केस में थे, यानी कि जो इनके ब्रदर इन लॉ थे ये सफदर अली खान, ये इनके अगेंस्ट में थे राजा राजा बनने के। तो ये कहां से इनको अनवरुद्दीन को झेल लेते। ऐसा ही हुआ। चंदा साहब ने ये देखा कि अनवरुद्दीन की लड़ाई हो रखी किसके साथ में, फ्रेंच के साथ में। तो इन्होंने जाके आफ्टर कर्नाटिक वार ये देखा कि फ्रेंच के साथ में लड़ाई हो रखी, फ्रेंच ने इनको जबरदस्त तरीके से हरा भी दिया। तो इन्होंने चंदा साहब ने क्या किया, फ्रेंच के साथ में हाथ मिला लिया। तो चंदा साहब एंड फ्रेंच नाउ बिकम a single team. Dupleix was the governor of the French. They become the single team. Now on the other hand, what was happened in Hyderabad? हैदराबाद निजाम की गद्दी के साथ में क्या हुआ। अब हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके बेटे थे, इनका नाम था नाजिर जंग, और इनके पोते थे, इनका नाम था मुजफ्फर जंग। अब गद्दी किसको दी जाए, कायदे से तो गद्दी दी जानी चाहिए नाजिर जंग को, लेकिन नाजिर जंग वाज ए व्हाट आई विल से नोटोरियस गाय, बड़ा शरारती सा था ये नाजिर जंग। इसने एक शरारत की कब, 1741 में, 1741 में क्या किया इन्होंने, जाके अपने बाप पे हमला करवा दिया, अटैक करवा दिया। बाप पे अटैक करवाया इन्होंने, तो जब ये भी वहां गए तो इनको पीट पीट के वहां से भगा दिया, नाजिर जंग को वहां से भगा दिया। इसके बाद से इनका बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन हो गया, तो मतलब ही नहीं कि इनको राजगद्दी पे बिठाया जाए। तो ऑप्शन क्या बचता है, अपने नाती को बिठाने का, यानी कि अपनी बेटी का जो बेटा था, नाती इनका ग्रैंडसन, इन्होंने मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठाया। नाजिर जंग का ये मानना था या तो मुझे गद्दी पे बिठाओ या फिर बेटी का जो बेटा हो उसे गद्दी पे बिठाओ, लेकिन ऐसी इनकी कोई बात मानी नहीं गई और इनको भी यहां से भगा दिया गया। अब नाजिर जंग के पास में क्या ऑप्शन बचा भागने के बाद में, इन्होंने भी जाके किसका हाथ दिया, अनवरुद्दीन का साथ दिया। इनको लग रहा था अनवरुद्दीन इनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट में ये कर्नाटिक वार में दो फड़े पड़ गए। वो क्या क्या हुए थे, एक तो फ्रेंच वर्सेस इंग्लैंड, ये तो था ही। अनवरुद्दीन के खिलाफ चांद साहब, क्योंकि चांद साहब को पता ही नहीं था कि कौन किंग बन गया, और अनवरुद्दीन बन गया, तो इनसे ये कभी भी हजम ही नहीं हुई बात। इसके बाद में नाजिर जंग की, क्योंकि अपनी सत्ता चली गई थी, इनके पास में कुछ नहीं था, जो ऑलरेडी सत्ता में थे अनवरुद्दीन, इन्होंने जाके उसका पल्ला पकड़ लिया, बोला हमें हमारी कुछ हेल्प करो, सत्ता दिलाओ। इसके बाद में क्योंकि नाजिर जंग अनवरुद्दीन के साथ में, तो फिर मुजफ्फर जंग के पास में हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, तो इन्होंने भी फ्रेंच का साथ दिया। तो फिर लड़ाई हुई इन तीनों आर्मियों से। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर। इसको अच्छे से आप एक बार देख लेना, दोबारा समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आफ्टर दिस video lecture I will make a few other lecture of say 1 or 2 lecture for second Carnatic war, in which I will make you understand how initially French people accomplished very huge success in the war, but later on how the very clever policy of Robert Clive changed everything. मतलब सब कुछ रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसी ने it changed everything, and how initially the Dupleix was very progressive and successful governor of French, remained in very pointed on the throne, but how later on उनकी अपनी खुद की कुछ गलतियों की वजह से बोल रहे हैं, या फिर कुछ बैड लक बोल रहे हैं, या फिर बेटर पॉलिसी और रॉबर्ट क्लाइव बोल रहे हैं, उनको वहां से छोड़ के सबको जाना पड़ा। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द फर्दर वीडियो लेक्चर ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ कर्नाटिक वॉर सेकंड। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली जोड़ इट डाउन, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। आई एम जस्ट मेकिंग यू हेयर ऑन दिस विद दिस व्हाइट बोर्ड के साथ थोड़े सेकंड के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।